नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी, और पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ रहे हैं पंकज विश्वास जी, जो वहाँ पे एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है। तो अभिषेक जी, उस दिन तो आपसे बात पूरी हो नहीं पाई क्योंकि आपको निकलना पड़ा। तो आज फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई, अब तो आपने डेटा पूरा देख लिया होगा, जी, अब और सारा पहले डेटा आरंभ करने से पहले सभी दर्शकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को 62 पोल्स में पुनर्मतदान होने की सूचना दी थी आज सवेरे 7 बजे, लेकिन वो सॉरी 9 बजे, वो सही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटेस्ट प्रेस नोट आ गया है, और वो प्रेस नोट कह रहा है कि स्क्रूटिनी ऑफ फॉर्म 17A कंप्लीटेड इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉट अ सिंगल रीपोल। तो अब नॉट अ सिंगल रीपोल के अलग अलग मायने होते हैं अभिषेक जी। नॉट अ सिंगल रीपोल का क्या मायना है? वो मायना माने जो अनुव्रत मंडल जी बोल रहे हैं, या वो माने जो तृणमूल के कार्यकर्ता बोल रहे हैं? सबसे पहले तो प्रणाम, नमस्कार। हाँ, पिछली बार हमारा भी सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, आधे घंटे में ही मुझे जाना पड़ा। अभी फिट एंड फाइन हूँ, अभी पूरा करेंगे, जो बात कुछ कहना रह गया था। जी। सर, बंगाल के आंकड़ों को मैं जब ये पूरा कंप्लीट हुआ तो कल भी मैं पूरा दिन देख रहा था। एक चीज हम और आप जो मार्क नहीं कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं कि ये जो इतनी पोलिंग हुई है हर जगह, इसमें ये ठीक है कि 91 लाख कटे, वो सारा चीज हो गया, लेकिन उसका एक लिमिटेड इंपैक्ट है। बाकी वोटिंग जो हुआ है 10% एक्स्ट्रा, उसमें अब हम आ जाते हैं। मैं 1 मिनट आपको आंकड़े दे देता हूँ इसी में। जी, जो अब आंकड़े फाइनल होके आ गए हैं, और वो फाइनल आंकड़े ये हैं कि अ, अगर 2021 को बेसलाइन माना जाए, क्योंकि जब हम 90 लाख की बात करते हैं तो हाँ, हम 2025 अक्टूबर 27 2025 की बेसलाइन करके करते हैं। लेकिन अगर हम 2021 की बेसलाइन करें, तो 2021 की बेसलाइन से 18 लाख कम हुए हैं फर्स्ट फेज में। 18 लाख ही कम हुए। इधर से लेंगे तो आपको 74 लाख कम मिलेंगे। तो वो 18 लाख कम हुए, लेकिन 24 लाख मत एक्स्ट्रा पड़ा है। यही यही वो मेरा पॉइंट था जी। जो आपने बता दिया जी। कि मैं पूरा आंकड़ा देख रहा था। 2021 के हिसाब से 6 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं। ये 6 लाख वो एक्स्ट्रा वोट कहां से आए? 6 ये लाख नहीं 6 भाई, लाख 24 लाख पड़े एक्स्ट्रा। जी, तो ये कहां से आए? सॉरी, हाँ, 24 लाख एक्स्ट्रा पड़े, ये कहां से आए? ये वहां से आए जो ट्रेन पकड़ पकड़ के इस बार परिवर्तन का दरकार है, इसको लेकर के वोट किए हैं। और अगर ये बात सही है जो हम अभी लोग बैक कैमरा में बात कर रहे थे, अगर इस बार भाजपा सरकार नहीं बनाती है तो हम लोग को फिर से क्लासरूम में जाना होगा, बैठना होगा और बंगाल को समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोटिंग वन साइडेड जा रही है। ऐसा बंगाल का हर व्यक्ति, मैंने पिछले 24 घंटे में 100 लोगों से जो मेरे बंगाल के अंदर जान पहचान के हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे फोन पर बात की, उनसे पूछा। उन सब में सिर्फ 2 का ये कहना, अभी कहना स्पेकुलेशन होगा, जल्दीबाजी होगी। बाकी सब ने ये बोला कि भाई एकदम क्लीन स्वीप जा रहा है, जनता बोल रही है, जनता चिल्ला रही है, और उसका इंपैक्ट दूसरे चरण में भी नजर आ रहा है। तो अगर ये स्थिति बन रही है, तब तो टीएमसी के लिए वाकई डरने की बात है, और उनके कैडर के लिए स्पेशली। फिर भाऊ तोरसेकर सर ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि अभिषेक, ये 1000 सेंट्रल फोर्सेस जो अमित शाह रख के जा रहे हैं ना इलेक्शन के बाद, धन्यवाद दो अमित शाह को, टीएमसी वालों, ये तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी सुरक्षा के लिए रख के जा रहे हैं। क्योंकि टीम कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट के बाद और बवाल हो और इस बार तुम ही लपेटे में आओगे क्योंकि हारी हुई टीम रहोगे, तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए रख के जा रहा है। और वो नहीं, मुझे मैं तो होता हुआ सुना कि नंदीग्राम में दौड़ा दौड़ा के कुछ तृणमूल वालों की पिटाई की गई है। अच्छा नहीं है ये, है? नहीं, इसकी तो कड़ी आलोचना मैं करता हूं। जो भी 2-3 नहीं, और घटनाएं कड़ी हुई नहीं थी, है। जो शुभेंदु सरकार को मारा, उसके साथ जो जिसने
घटना की थी उसको इस तरह से मारा, मुलाहिजा फरमाइएगा कि जनाब इतना पीटा है विशेष स्थान पे लाठी बजा के कि ठीक से सजदा नहीं कर पा रहे, ऐसी स्थिति है। हाँ, सजदा तो कैसे करेंगे? कल बोला ना हाँ, आपने, देखो ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ने कल शबरीमला वाले केस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब महिलाओं को अनुमति है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो पीछे के दरवाजे से जाएं, क्योंकि अगर आगे के दरवाजे से गईं और उनको देख लिया नमाजियों ने तो उनकी नीयत में फर्क पड़ सकता है। हाँ, हम्म? शबरीमला वाला में कहा था या हजरत निजामुद्दीन वाले में? शबरीमला वाला। अच्छा, और ये भी है कि साहब ये आपको सोचने की बात है कि अगर मान लीजिए कहते हैं कि साहब की औरतें जो हैं वो पिछले सफ़े में बैठेंगी। अब ये भी समझने वाली बात है। मान लीजिए अगले सफ़े में हैं और पीछे भाईजान लोग हैं और उसके बाद सजदा-वजदा किया, उनकी नीयत में फ़र्क आ गया, गड़बड़ हो गया ना? तो ये सब बातें जो हैं वो क्या है कि वो मर्दाना कमज़ोरी को समझते हैं हमारे ओवैसी साहब। यही कुछ जो है अब आपके वो अनुव्रत मंडल जी क्या कह रहे हैं वो समझा दीजिए मुझे, फिर मैं पंकज जी के पास चलता हूँ। अरे अनुव्रत मंडल जी के कहने के कारण तो 142 सीट पे जो चुनाव लड़ रही है टीएमसी, उनके कार्यकर्ताओं को टेंशन हो गया, क्योंकि बड़े आदमी है, उनका पास जैसा भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की वोटिंग हुई है मैंने ऐसी कभी वोटिंग नहीं देखी, और टीएमसी में से 15 छोड़ करके सारी सीटें आ रही है 152 में से। हम लोग तो नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा था कि 130 सीटें आएँगी। हाँ। लेकिन अभी तो 15-16 आने में भी संदेह है। हाँ, वही 15-16 आने में भी संदेह है, बिल्कुल सही बात है। तो अब 15-16 आने में संदेह नहीं है, संदेह है मतलब टीएमसी को 15-16, मैं तो कह रहा हूं कि टीएमसी को 40 आने का हमारा आंकड़ा है, कम से कम 40-45 आ रहा है। कहीं अगर अनुव्रतो मंडल वाला जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव दूसरे चरण में, आप तो जानते हैं कि खेला होबे का नारा दिया था इन्होंने, कितना प्रभाव पड़ेगा इनके कैडर पर, कितना प्रभाव पड़ेगा मोराल। फिर वही थ्योरी वापस आई कि 78 विधायकों का टिकट इस बार टीएमसी ने काटा सिटिंग, और 2011 में लेफ्ट ने काटा था 77 विधायकों का टिकट सिटिंग विधायकों का। 2011 में लेफ्ट बदल गई और 2026 में हर हर महादेव। खेला होबे नहीं, खेला है गहलो। खेला शेष। खेला शेष, चलो खेला शेष भी कह सकते हैं। और जरा पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी पहली बार आप आ रहे हैं जयपुर डायलॉग्स में, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप जरा फर्स्ट फेज के बारे में आपका जो एक ओवरऑल आकलन है वो थोड़ा बताएं। सर ऐसा है कि फर्स्ट फेज में यही बीजेपी का स्ट्रांग जोन था, जैसे अभिषेक जी के शो में भी मैंने पहले इससे बताया है कि बीजेपी का ये सबसे स्ट्रांग जोन था। ये नॉर्थ बंगाल, फिर आपका मालदा और मुर्शिदाबाद में भी कुछ कुछ जगह है जहां पे बीजेपी को अच्छा सीट आने वाला इस बार है। और हम लोग सर 107, 108, 110 तक आकलन कर रहे थे, लेकिन आपने जैसा कहा कि अनुव्रतो मंडल जी ने भी जैसा कहा है, तो अब लग रहा है कि सच में सर खेला शेष होएगा सर, क्योंकि एकदम 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 लग रहा है कि खेला शेष होएगा से। इसका कारण यही है कि जिस तरीके से सर वोटिंग हुई है बंगाल में 82-85% तो नॉर्मल है, और जितना वोट कट अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो 5% डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन मतलब 5% नाम जो कट गया है ओवरऑल अगर हिसाब करें तो, लेकिन उससे भी इस बार 2-3% ज्यादा पोलिंग हुआ है। इसका वजह तो अभिषेक जी ने पहले ही बताया कि जो बाहर से भी जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के वोटर जो बाहर दूर दराज इलाकों में काम करते हैं, दूसरे दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, वो आए हैं और क्लियर कट उन्होंने मैसेज दिया है कि इस बार वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट कर रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं कि पाल्टानो दरकार, क्योंकि देखिए उन लोगों को बाहर जाके काम करना चाहता है। आपको तो पता ही है कि बंगाली जो है बंगाल में ही काम करना चाहता है। हम लोग थोड़ा सा आराम पसंद आदमी है, लेकिन फिर भी बाहर जाके इतना हार्शनेस झेलना पड़ रहा है, तो लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव आए और बंगाल के आदमी बंगाल में ही काम करे। और जहां जहां पे भी बंगाल के लोग जा रहे हैं वो तो देख रहे हैं कि वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां अगर डेवलपमेंट हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। ये उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है। और इस बार आपको बता दूं कि सर मुसलमान वोट का भी एक बड़ा परसेंटेज हो सकता है कि बीजेपी के खेमे में जाए, क्योंकि उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने इन लोगों को इतने दिन से भला फुसला के पूरा इन लोगों का एकदम मतलब इन लोगों को गधा बना के रखा था इतने दिनों तक। इसलिए आप देखिएगा कि जिन जिन इलाकों में हिंदू पॉपुलेशन कम है, मतलब हिंदू
वोट करने के बाद भी मतलब बीजेपी को जीता नहीं पाएगा। वहां ये लोग जो मुसलमान लोग हैं वो ममता बनर्जी से को छोड़ के दूसरे पार्टी के पक्ष में है, जैसे आईएसएफ हो गया, हुमायूं कबीर का पार्टी हो गया, उत्तर बंगाल में मीम है। तो और साउथ बंगाल में आईएसएफ को इस बार बहुत सारा सीट आएगा। पहले तो मैं सोच रहा कि 2-3 सीट आएगा, जैसे भांगड़ है और बारुईपुर पूर्व है, लेकिन अभी जो लग रहा है साउथ 24 परगना में कम से कम 6-7 सीट तो आईएसएफ को आ सकता है मिनिमम, और ज्यादा भी हो तो मतलब इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। वहाँ टीएमसी साउथ 24 परगना में बीजेपी थोड़ा सा वहाँ वीक है, क्योंकि हिंदू है ही नहीं वहाँ, 10% 20% किसी किसी जगह पे है। तो वहां भी लग रहा है कि ममता बनर्जी हारेगी। बीजेपी को फायदा हो ना हो, वहां भी आईएसएफ को तो जरूर फायदा होगा। ममता बनर्जी को इस बार मुसलमान वोट का भी बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप साउथ 24 परगना की बात करें तो साउथ 24 परगना में 31 सीट है जी और 31 सीट में जो आपका डीप डाउन खासतौर से इधर आपका जो बशीरहाट वगैरह और इस तरह का जो एरिया है, बसीरहाट सर नॉर्थ 24 परगना में है। बसीरहाट अच्छा बसीरहाट में इस ये बार बीजेपी को अच्छा सीट मिलेगा। 3-4 सीट कम से कम बसीरहाट सब डिवीजन में आएगा, जैसे हिंदुगंज है, संदेश खाली है, और बसीरहाट में भी एक सीट है हिंदू पॉपुलर। मैं गलत बोल गया, एक मिनट में मैं कह जी रहा हूँ जी जैसे डायमंड हार्बर है या आपका जयनगर मथुरापुर उधर वाला एरिया। अब इधर जो आपका जो जैसे सिटी वाला जो एरिया पड़ता है, जी जी बेहाला है, आपका कस्बा है, ये जादवपुर वाला जो एरिया पड़ता है, जो जादवपुर तो उधर तो नहीं है मुस्लिम इतना ज्यादा। और कुछ जो डीप डाउन जो सीट है आपके, शायद ये मथुरापुर में आता है ना, ये आपके कैनिंग के नीचे जब जाते हैं, ये सागर और काकद्वीप, ये आपके बसंती, गोसोबा, ये हाँ हाँ सीट हाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी को आ रहा है। हाँ सर, ये सब सीट वहां पे आ सकता है, लेकिन बात यह है कि वहां पे बीजेपी बहुत कमजोर है कैडर बेस में। लेकिन इस बार ये भी बात सच है कि इस बार सर बात कैडर बेस का नहीं है, इस बार जनता मैदान में आ चुकी है और जनता ने ठान लिया है कि इस बार टीएमसी को हराना है। और सबसे बड़ी बात है कि सर जहाँ पे हिंदू अगर कम है तो वहाँ हिंदू को बहुत कुछ सहना पड़ता है। वो बांग्लादेश से कुछ अलग नहीं है। हम लोग जो बांग्लादेश में सुनते हैं कि बांग्लादेश में ये होता है वो होता है, यहाँ औरतों पे अत्याचार होता है, औरतों को निकलने नहीं दिया जाता है, शाखा सिंदूर नहीं पहनने दिया जाता है, अजान जब अजान होता है उस समय पे सबको हिंदू का जो पूजा होता है यहाँ पे संध्या आरती बोलते हैं उसको, तो संध्या आरती बंद रखना पड़ता है। बहुत जगह पे ये हो रहा है। आपको भी पता होगा कि दुर्गा पूजा के समय में बहुत जगह पे अजान के टाइम पे बंद रखना पड़ता है पूरा कार्यक्रम हिंदुओं को, और अजान का वो पूरा टाइम टेबल लगा के रखना पड़ता है। तो ये सब इश्यूज है जिसके वजह से हिंदुओं ने इस बार ठान लिया है कि जो एकदम हिंदू पूरा पोलराइज होगा बीजेपी की तरफ में। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ मेरे सामने चल रहा है, अमित मालवीय ने थोड़ी देर पहले ये पोस्ट किया है एक्स के ऊपर। ये कोई बायरॉन विश्वास जी हैं जो सागर दीघी से, मुर्शिदाबाद में सागर दीघी से कैंडिडेट है। और सागर दीघी तो बहुत ही खाटी मजबूत सीट है टीएमसी का, और वहाँ पे तो बहुत हेवी कंसंट्रेशन है मुस्लिम्स का। तो वो सागर दीघी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि साहब हम लूज कर रहे हैं, हम तो हार रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के और भी नाम बताए कि साहब ये लोग भी हारने वाले हैं। जी पंकज जी। सर ऐसा है कि बायरॉन विश्वास एक सप्ताह पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं टीएमसी में जाके मैंने गलती की। एक्चुअली सर द थिंग इज दैट कि वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बीड़ी का बड़ा धंधा है, सबसे बड़ा मतलब बीड़ी का बंगाल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो है। तो अपना धंधा बचाने के लिए वो टीएमसी में गया था और उस समय काफी प्रेशर भी था। तो अभिषेक बनर्जी के साथ जाने के बाद भी अब तो लोगों को पता चल रहा है कि बीजेपी आने वाला है, और समय की बात है 4 तारीख बस सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो उसको भी लग रहा है कि जो हम गए थे उधर अपना धंधा बचाने के लिए, लोग हम तो जनता से ही चुन के आए थे, और उस बार बीजेपी वालों ने भी उसको वोट किया था, और सीपीएम और कांग्रेस वालों का उस समय पैक्ट था वो बाई इलेक्शन में जब जीता था। तो इसके वजह से उसको लग रहा है कि मैंने पार्टी चेंज करके गलत किया है, और हो सकता है कि वो भी बीजेपी में आना चाहे, क्योंकि अब तो बंगाल में तो टीएमसी के लोग भी अभी लाइन लगा के फिर से खड़े हो गए कि अच्छा, ये हाँ नीचे की स्थिति है ऐसी। हाँ। सोचिए ना आप, अनुब्रत मंडल, लोग उससे डरते थे, उसको बीरभूम का बाघ कहा जाता था। अब तो बांग्ला में उसको बोलते हैं कागुजे बाघ, मतलब कागज वाला बाघ। अब तो वो कागज वाला बाघ बन गया है। उसको तिहाड़ जाने के बाद उसकी जो धुलाई हुई है, उसको समझ में आ गया है कि अगर जिंदा रहना है या राजनीति करना है तो थोड़ा सलीके में रह के करना पड़ेगा। जो अनुब्रत मंडल सबको डराता था, आप सर लिख के लीजिएगा, बीरभूम में
बीरभूम में इस बार 11 सीटें हैं, कम से कम बीजेपी को 7 से 8 सीटें वहां जरूर आएगा। 2 महीना 3 महीना पहले भी हम लोग सोच रहे थे कि वहां से 1-2 सीट भी निकालना मुश्किल है। एक सीट वहां शिवरी है जहां से जगन्नाथ चट्टोपाध्याय खड़े थे, वो सीट कंफर्म लग रहा था, लेकिन अब तो कम से कम 7 से 8 सीट वहां पे आएगा, ऐसा वहां पे सिचुएशन है। और अनुभूतो मंडल है जो, वो उसने भी बीजेपी को क्लियरली एक संकेत दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी एक दिन रैली की थी चुनाव के टाइम पे, तो वो मंच पे जाके काजोल शेख को मतलब बुरा भला कह के, ममता बनर्जी को बुरा भला कह के, एकदम ऑन कैमरा पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है कि वो मतलब ममता बनर्जी से नाखुश था। वो बोल रहा था कि काजोल शेख यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं काम नहीं करूंगा चुनाव में, सारा कुछ रिकॉर्डेड है। तो अब अनुभूतो मंडल भी लाइन में आ रहा है कि उसको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अगर पॉलिटिक्स में रहना है। और बहुत संपत्ति बनाया है उसने, करोड़ों की संपत्ति है, 500-600 करोड़ का तो कम से कम उसका संपत्ति होगा। ईडी ने तो 150-200 करोड़ से ज्यादा, अभी फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 150-200 करोड़ से ज्यादा उसका संपत्ति अटैच करके रखा हुआ अभी तक। जी, तो अभिषेक जी, एक फिगर ये भी आ रहा है कि जैसे ये पंकज जी कह रहे हैं कि इन्होंने 107, 108 कैलकुलेट किया था, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा कितना ऊपर तक जाएगा। ये ऐसे समाचार आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आए होंगे, कि पूरा का पूरा जो मिदनापुर रीजन है, ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वेस्ट झारग्राम, 35 सीटें हैं। तो साहब, वो अगर 35 की 35 आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इज दैट करेक्ट? ऐसी बातें बिल्कुल एकदम बोली जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मेदिनीपुर में, हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी बोला था। देखिए, पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में हमने बोला था कि इस बार अधिकारी परिवार बिल्कुल लग गया था, बोला एकदम खत्म कर देंगे टीएमसी को। और इसके रुझान तब मिले थे जब नंदीग्राम का वो जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ था और वहां पे टीएमसी साफ हुई थी। तब रियलाइज हुआ था कि जीता तो विधानसभा का चुनाव 2-3 हजार के ही मार्जिन से था, लेकिन लोकल बॉडी के इलेक्शन में जब इस तरह से सफाई हो गई टीएमसी, तो समझ में आने लगा था। और अब जो वोटिंग हुई है, उसके बाद मेदिनीपुर में मेरे 2-4 पत्रकार मित्र हैं, एक आनंद बाजार पत्रिका में काम करते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है, उन्होंने नाम बोला कि कभी बताना मत। बोला भाई, हमारी राजनीति देख लो कि हमने 2016 में लेफ्ट की पत्रकारिता के, उन्होंने बताया कि आनंद बाजार पत्रिका ने खुलेआम बैटिंग की 2016 में लेफ्ट के लिए और टीएमसी जीत के आई। और इस बार हमने, हमारी पत्रकारिता जगत में जितने आनंद बाजार में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने खुल के बैटिंग की टीएमसी के लिए, और इस बार बीजेपी आ रही है और इधर तो कंप्लीट सफाई है। तो अगर ये सिचुएशन सर है, तो मुझे एक और बात पंकज भाई की बात से याद आ गई। अभी अभी केजरीवाल के 7 सांसद जो हैं राज्यसभा के वापस आ गए हैं। भैया, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सागरिका घोष को और महुआ मोइत्रा को मत लीजिएगा, भले कुछ भी हो जाए, हाथ जोड़ के बोलते हैं। देखिए, राघव चड्ढा को गले लगा सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, महुआ मोइत्रा को नहीं लगा पाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि टीएमसी वाले अगर इस तरह से आ रहे हैं तो क्या पता 1 साल बाद जैसे लेफ्ट वाले टीएमसी में चले गए थे, टीएमसी वाले आने का सोचे। तो ठीक है, कुछ लोगों को आप सोचो, लेकिन प्लीज उनको नहीं, मेरा निवेदन है। आपके पंकज जी, बताइए, आपके मित्र तो तृणमूल में भी होंगे, तो इनफॉर्मली उनसे बात होती होगी, तो वो क्या बोल रहे हैं? सर काफी डरे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। पुलिस के लोग भी काफी डरे हुए हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं जो पुलिस में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, कुछ थानेदार हैं, कुछ दरोगा है, OC-IC है, और कांस्टेबल भी है बहुत सारे, कुछ सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर तो आपको पता ही होगा, सबसे करप्ट फोर्स है यहाँ, लेकिन उसमें भी कुछ भले लोग हैं। सबसे बात हो रहा है, और जो उस पक्ष के लोग भी हैं, टीएमसी के पक्ष वाले भी लोग हैं, हमारे दर्शक है, तो वो भी बोल रहे हैं कि देखो भाई, चुनाव के बाद अमित शाह तो काफी नाराज है, जरा शुभेंदु दा के बोल के अच्छी जगह पोस्टिंग करवा देना। कहीं वो सुंदरबन का पोस्टिंग बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि वहां बाघ भालू चोर के कुछ दिखता है नहीं, क्रोकोडाइल वगैरह, तो बोलते सुंदरबन में पोस्टिंग मत करवाना भाई,
कुछ अच्छी जगह पर पोस्टिंग करवाना। हम लोग तो दलाल लोग हैं, जो सरकार में रहेंगे उसकी दलाली करेंगे। तो उन लोगों को भी समझ में आ रहा है। इसी की वजह से आप देखिएगा कि बहुत जगह टीएमसी को भी इस बार पिटाई हुई। अभी से क्लियर सिग्नल है कि जो सरकार आने वाली है उसको अभी से ये लोग सिग्नल दे रहे हैं। तो लेकिन ये भी है सर कि जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि बुरे लोगों को लेना नहीं चाहिए, नहीं तो मनोबल टूटेगा। क्योंकि सिर्फ मतलब सागरिका घोष और महुआ जैसे लोग नहीं, महुआ ने तो बहुत मीडिया को टॉर्चर किया है। और नेशनल मीडिया के भी कुछ लोगों के नाम पे 3 महीने पहले उन्होंने केस करके रखा है। बहुत परेशानी उन लोगों को हुई, हम लोगों को भी परेशानी हुई है महुआ की वजह से। लेकिन और भी लोग हैं, कुणाल घोष जैसे लोग हैं जिन लोगों ने डरा धमका के रखा है। कहीं अच्छी जगह हम लोगों की, सर मैं तो यूट्यूब में मतलब पापी पेट की वजह से आया। मेरी तो नौकरी खत्म हो चुकी थी 2021 के बाद, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिला। तो उनका शुक्रिया है कि अगर वो इस तरीके से हम लोगों को परेशान नहीं करते तो यूट्यूब में हम लोग नहीं आते, ये सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो दिन भी याद है जब खाने के लाले पड़े थे। तो कुणाल घोष जैसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए, ये भी यही कहेंगे। अब फेज 2 में क्या दिख रहा है आपको? सर फेज 1 का देखिए, फेज 1 महीने पहले तक भी या 1 सप्ताह पहले तक भी फेज 2 बीजेपी का कमजोर कड़ी था, बीजेपी के लिए कमजोर जगह था। जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना आपको मैंने बताया। हावड़ा में भी बीजेपी थोड़ा सा कमजोर पहले दिख रहा था। मैं तो सोच रहा था कि हावड़ा में 2-3 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, 1-2 मैक्सिमम। लेकिन अब लग रहा है कि मामला पूरा बदल चुका है। फेज 1 का जो बाढ़ है वो बाढ़ फेज 2 में दिखेगा, पूरा बह जाएगा टीएमसी बाढ़ में, इस बाढ़ में। अब हम लोग नहीं कर सकते। मैं एकदम अभिषेक जी के साथ, मतलब अभिषेक जी की बातें सराखों पर, वो जो पहले कह रहे थे वो मतलब सुन रहे थे लेकिन हजम करना मुश्किल हो रहा था। अब एकदम बिना हाजमोले के हजम हो रहा है। नहीं पंकज दा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है। जी 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 डेरेक ओब्रायन के लिए नाई भिजवा दूं बिहार से? जी किस काम के लिए? डेरेक ओब्रायन ने बोला था कि मैं अगर कोलकाता रीजन में भाजपा एक भी सीट जीती तो सर मुड़वा दूंगा। तो आप एक बार फोन करके पूछो कि मैं बिहार से नाई भिजवा दूं। सर नाई भिजवा देंगे तो एक और आदमी ने भी तो कहा था, एक और सांसद ने भी तो कहा था कि अगर मेरे खिलाफ 1% पैसे का करप्शन चार्जेस लगा मेरे खिलाफ तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तो आप किसी फांसी वाले बंदे को भी बुला के रखे। बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी। मदन मित्रा ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी मतलब सरकार चली जाएगी तो मैं अपना हाथ कटवा, बांग्ला में उसको बोलता है कुब्जी केटे देबो, मतलब मैं अपना हाथ कटवा लूंगा। तो हाथ कटवाने के लिए भी, सर्जरी करवाने के लिए कोई डॉक्टर भी चाहिए होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो अब तो वो तो गलत साबित होंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जस्ट। अब तो 4 तारीख बस शाम की बात है, 4 तारीख शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। और इस बार पहली बार हुआ है बंगाल में रात 9 बजे तक चुनाव हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रात 9 बजे तक? जी रात 9 बजे तक चुनाव हुआ। पहली बार पुलिस ने ईवीएम को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन एक ईवीएम इस बार उन लोगों ने इधर उधर नहीं कर पाया। हम लोग जब 5 साल से हम लोग बोल रहे थे कि ईवीएम यहाँ पर इधर उधर हो जाता है, लोग बोलते हैं अरे ये कैसे होता है, ईवीएम कैसे इधर उधर होगा, ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में रहता है। लेकिन अब लोगों ने इस बार पहली बार देखा है ऑन कैमरा के पुलिस किस तरह ईवीएम की हेराफेरी करती है। लेकिन अच्छा हुआ कि सेंट्रल पुलिस थी या इस बार बीजेपी भी तैयार थी, जिसकी वजह से ईवीएम ये लोग इधर उधर नहीं कर पाए। 3-4 जगह पे ये लोग स्पॉट किए हैं ईवीएम इधर उधर करने की कोशिश में पुलिस को। लेकिन अभी भी तो है कुछ दलाल पुलिस, अभी भी है टीएमसी के, वो जिसको हम लोग बोलते हैं बांग्ला में चोटी चाटा, चप्पल चाटने वाले। तो उन लोगों ने कोशिश किया है लेकिन इस बार सक्सेस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है इस बार। कोई बात नहीं पंकज भाई, फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में सब लाइन पे आ जाएंगे। अभिषेक जी आप जरा बताइए, आप क्या सेकंड फेज को कैसे देखते हैं? देखिए सेकंड फेज में मैं एक बात बता दूं कि मैं नादिया पे बेट करूंगा कि नादिया में 12+, इस बार नादिया में 12+ में सोच रहा हूं। और कोलकाता रीजन में मैं 14। आप मैंने 12+ बोला, आपने 14 बोला, अच्छी बात है। वो जो भी मतलब 12+ तो आ ही रहा है, मतलब ठीक है। 14 भी 12+ ही होता है। हाँ नहीं वही बात है, वो ठीक है। और कमाल की बात है इस बार हुगली में मैं 10+ देख रहा हूं। अभी तक 4 दिन पहले मैं नहीं देख रहा था, अब हुगली में 10+ देख रहा हूं। तो ये हो गया। और आ जाते हैं कोलकाता रीजन में 11 है, 1 2 3 और 4 और एक 5। ऐसा लग रहा है कि इस बार 5
कोलकाता रीजन में आएगा, तो डेरेक ओब्रायन के बाल खतरे में है। पंकज जी 5 या 6 7? आई बिलीव 6 ठीक है। विद चौरंगी को बहुत लोगों ने नहीं पकड़ा है, बट हाँ, आई मैंने ऑल्सो चौरंगी नहीं पकड़ा है। चौरंगी को पकड़ के आप बोलिए, एग्जिट पोल अभी नहीं देना हम लोग को, कोई बात नहीं, आप लोग दे दीजिएगा पहले। हम लोग एग्जिट पोल देते ही नहीं, हम तो ओपिनियन देते हैं। हाँ, हम लोग नहीं देते, ओपिनियन देते हैं, सही बात है। यूट्यूबर और- एग्जिट पोल नहीं देता कभी, हमेशा ओपिनियन देता है। हाँ, हमेशा ओपिनियन देता है। और लोग सोचेंगे कि नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कमजोर है, और मैं भी मानता हूं कि कमजोर है, पर कमजोर कैसे है भाई? डमडम बैरकपुर तो साफ है ना इस बार। हाँ, डमडम बैरकपुर है, मैं वही कह रहा हूँ। दमदम बैरकपुर और आपका बनगांव, हाँ, ये है। तो थोड़ा 10 आप प्लस हाँ, बसीरहाट में कमजोर हो सकता है थोड़ा, 12-7। तो बशीरहाट में लेकिन संदेश खाली जीतेगी ना, संदेश खाली जीत जाएगी, संदेश खाली में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो 10 मान लेते हैं यहाँ पर। हमारे शुद्धशील जी तो 17 दे रहे हैं। शुद्धशील भाई वहां पे ग्राउंड पर है, बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने 10 प्लस बोला है। अब 10 प्लस में 17 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है, 10 तब तो आप 1+ बोल दो, 1+ में 33 भी आता है। नहीं, 10 देखिए, जो मुझे लगा है अभी तक, अब क्या है कि वो अंडर करंट कितना तेज है ये बहाव पता नहीं चलेगा हम लोग को। इसलिए मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं कि भाई बहुमत के बाद सारा आंकड़ा अपना है, बहुमत इस बार भाजपा की आ रही है। और ये बात मैं 1.5 महीने से बोल रहा हूं, जब हमारे बंगाल के मित्र लोग, पंकज दा जैसे लोग नहीं बोल रहे थे, कॉन्फिडेंस में नहीं थे। क्योंकि एक ही बार मैं जब वहां से आया था ना, और मैं वाया कटिहार मालदा होते हुए आया था, वो रीजन मैंने पकड़ा था। तो जिस हिंदू के पास मैं जाता था वो एकदम क्लियर था, उसके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं था। तो जब उसके 1 महीने पहले सेकंड थॉट नहीं था और फर्स्ट फेज में इतनी तगड़ी वोटिंग हो गई है, तो आप सोचिए कि अगले 142 सीट पर क्या उसके मन में अब सेकंड थॉट होगा? वो तो कह रहा है कि बस खत्म कहानी, इसमें जो निपटाना है निपटा ही दो, कंप्लीट। तो देखिए क्या होता है अब। जी पंकज जी, आप क्या कह रहे हैं नॉर्थ के बारे में? सर, नॉर्थ 24 परगना में इस बार रिजल्ट काफी अच्छा होगा। मेरे हिसाब से 17-18 आना चाहिए, क्योंकि बोशीरहाट सब डिवीजन में मैं एग्जैक्ट सीट पकड़ के आपको बताता हूँ। संदेशखाली, हिंगलगंज और बोशीरहाट उत्तर, ये 3 सीट बोशीरहाट से आना चाहिए कम से कम। बनगांव में भी बहुत, बनगांव में सर टीएमसी दिखेगा नहीं आपको। बनगांव में पूरा बनगांव एकदम, वहाँ वो मथुआ बेल्ट है और SC/ST बेल्ट है, वो तो पूरा एकदम, वहां से टीएमसी खाता नहीं खुलेगा बनगांव में इस बार। और बारासात सब डिवीजन में अगर आए, जो मतलब जिला का केंद्र है, वहां भी बारासात और आपका हावड़ा, जहां से ज्योतिप्रिय मल्लिक अरेस्ट हुए थे, और ये दोनों सीट वहां से आएगा। कम से कम बारासात में कम से कम 2 सीट, और बैरकपुर में 1-2 से ज्यादा टीएमसी को सीट नहीं मिलेगा। और दमदम रीजन में दमदम और बरानगर सीट सब मिला के सर टोटल सर 17-18, 15 से ऊपर 17-18 तक। हाँ 17-18 रखिए आउट ऑफ 30। हाँ, 33 में से 17-18 तो आना चाहिए, कम से कम 15 से नीचे तो एकदम नहीं। ओके। और साउथ 24 परगना में सर, वहां पे थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि वो थोड़ा सा खराब होगा अभी तक। लेकिन अगर हिंदू ठान ले 100% हो और तो अलग बात, तब तो वहां से 5 तो कम, ज्यादा से ज्यादा। अभिषेक जी कुछ बोल रहे हैं? मैं बोला साउथ 24 परगना में इतना सीट आएगा 0। हाँ, ये हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से 1, 1 से ज्यादा तो मैं भी वहां पे 2-3 से ज्यादा नहीं पकड़ रहा। वहां पे एक्चुअली ISF के साथ फाइट है, ISF के साथ TMC का फाइट है वहां। नहीं, कांग्रेस भी अच्छा लड़ रही है बद्दू, कांग्रेस भी अच्छा लड़ रही है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास वो वोट बैंक नहीं है जो ISF के पास में है। ISF पूरा एकदम नाराए तकबीर का वो ऐलान करके वहां पे चुनाव करवाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है। उनका स्लोगन है नाराए तकबीर, जिसकी वजह से मैंने तो सुना है कि भाई इस बार जो कोलकाता के आसपास वाला जो एरिया है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वो चेंज हो सकता है, जिसमें आपके ये बेहाला पूर्व पश्चिम, टॉलीगंज है,
सर यादवपुर है। वो कोलकाता में ही है, वो बेहाला पूर्व पश्चिम टालीगंज। वो आप जो बोल रहे हैं वो ग्रेटर कोलकाता का पार्ट, साउथ 24 परगना, वो है सर कस्बा। कस्बा है, बालीगंज है, ये सब इलाका है। नहीं नहीं, मैं तो तो जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो 31 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो हाँ 31 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो मैं बोल रहा हाँ हूँ, हाँ 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 हाँ। ये सारा साउथ 24 परगना में है, तो वो 31 हो में सकता है, इनमें से हो सकता है, होने को सर इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार पुलिस ममता बनर्जी के साथ नहीं है। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दो एसेट था, एक पुलिस और एक आईपैक। आईपैक अभी दुबक के काम कर रहा है, वो एकदम खुल्लम खुल्ला काम भी नहीं कर पा रहा। आईपैक करता क्या था? आईपैक तो पूरा मैनिपुलेट करता था पुलिस के साथ, पूरा इलेक्शन प्रोसेस में वो घुस जाता था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके लोग होते थे, काउंटिंग वाले ऑफिसर उनके लोग होते थे, और क्या पता भी नहीं किस तरह के से वो काम करते थे। सारा कुछ तो और भी खुलासा होना बाकी है। बट हम लोगों को जो दिखता था ऑन द ग्राउंड की पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग, सेकंड पोलिंग, सब आईपैक का आदमी होता था। इस बार तो जीरो है उसमें। आईपैक ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या पुलिस को बोल सकता है कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, इस तरीके से मैनिपुलेट करो, दो आदमी इधर घुसा दो। लेकिन इस बार ना छप्पा हो रहा है, ना सोर्स जैमिंग हो रहा है, ना प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर को घपला ये कर पा रहे हैं। दो तीन जगह पे सुनने में आ रहा है, लेकिन वो भी इट्स नॉट एन लार्ज इशू कि सेंट्रल फोर्सेस को ये लोग दारू वारू पिला रहे हैं, लेकिन इट्स ए वेरी मतलब कॉमन थिंग, और बहुत इतना कम लेवल में हो रहा है कि वो इतना ज्यादा असरदार होगा नहीं इस बार। तो इस बार पूरा एकदम अमित शाह जी के इशारों पे सब चल रहा है, तो अच्छा है। सोनारपुर के बारे में सोनारपुर हो सकता है, सोनारपुर सीट आ सकता है। उत्तर शुद्धशील दक्षिण दा दो वहां सीटें। के निवासी हैं, शुद्धशील दा बोल रहे हैं कि सोनारपुर इस बार लवली मैत्रो नहीं, मतलब नहीं जीत पाएगी। हो सकता है कि सोनारपुर हो जाए। नहीं देखिए पंकज दा, होने को ऐसा है, जब इस तरह का अंडर करंट होता है तो 20 जी। वो सीटें तो भी सर आ क्या हो जाती पता नहीं चलता है। एकदम हाँ, एकदम एकदम एग्री विद दैट। वो भी आ सकती है। पर मेरा मानना है सोनारपुर को लेकर के अभी भी बीजेपी वहां पे बहुत वीक हाँ बहुत राइट, वीक है, बहुत है वहाँ। वहाँ विजिबल नहीं है। बहुत सारा इलाका है, जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ नॉर्थ दमदम, नॉर्थ दमदम का जो सीट है वो सिर्फ वहां भी बीजेपी विजिबल नहीं है। अभी तक फ्लैग नहीं लगा है, फेस्टून नहीं लगा है, रैलियां ठीक से नहीं हो रही है, और जिस तरीके से टीएमसी वाले चमकदार सोनारपुर में कैंपेनिंग एक करना एक पड़ता लोग के घर में, पंकज है। भाई, टीएमसी हम्म, वाले सोनारपुर में एक एक वोटर के घर में 3-3 बार होकर के आए हैं। राइट। भाजपा वाला का एक रोड शो नहीं हुआ। और बताइए हाँ हाँ, कैसे कर वो। लेकिन अब फिर वही बात है, लेकिन जनता चूंकि मन में बना चुकी है तो वो हमको आपको पता नहीं चलेगा। और अगर वो अंडर करंट रहा और उस पर वोटिंग हो गई तब तो बात नहीं है। लेकिन ये सत्य बात ये है कि भाई ये जो रीजन है, यहाँ पर बीजेपी का सिर्फ कैडर ही कमजोर नहीं है, बीजेपी ने संभवतः शायद इस पे फोकस भी नहीं किया है, छोड़ रखा है। क्योंकि आप देखिए ये बात हुगली में नहीं है, ये बात इवन हावड़ा में भी इन लोगों ने रोड शो कर ली है, लेकिन इस रीजन को लिटरली इन लोगों ने टच ही नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि लगभग जो 43 सीट्स है ना, जिसमें ये मुस्लिम्स बहुत हाईली डोमिनेटेड है वगैरह, उस पर बीजेपी ने बोला एफर्ट ही नहीं डालना, वो इनका मैटर है, आईएसएफ का मैटर है, वो लोग देख लेंगे, हमारा फोकस वहां नहीं है। सही है, सही है। अच्छा, हावड़ा की क्या कहते हैं? हावड़ा में तो पिछली बार 0 सीट थी। अभिषेक जी पहले आप बता दीजिए। हावड़ा में एक दो दो मान लीजिए, 2 प्लस, अब उसमें 3 है, हो जाए अलग बात है। 2 में मैं थोड़ा सेफर साइड चल रहा हूँ, 2, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2, अच्छा, चलिए हम पंकज जी से पूछते हैं। पंकज जी। मैं तो 2 दिन पहले तक मानता था कि सिर्फ बाली वाला एक सीट आएगा। अब अभिषेक जी बोल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, और एक्चुअली इस बार सर कुछ भी हो सकता है। अब आंकड़ों के साथ खेलना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जैसे चुनाव हुआ है उसके बाद लोग मोटिवेट है। और सबसे बड़ी बात है सर, एक्चुअली होता क्या है बंगाल में, लोग तो 2021 से पहले 2019 के बाद से ही पूरा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन लोग खुद मतलब समझ में नहीं आता है हम लोगों को, अरे साला वोट जाता किधर है, डालते हैं बीजेपी को, टीएमसी को कैसे मिल जाता है। कहीं कहीं 30,000, 40,000, 70,000 से ये लोग जीतते हैं, तो पता ही नहीं चलता ये वोट जाता किधर है। मारते हैं कमल पे और चला जाता है घास फूल पे। ये सिस्टम हम लोगों को समझ में नहीं आता था। हम लोगों को तो 21 के बाद समझ में आया कि एक्चुअली मांजरा क्या है, कैसे इधर का वोट उधर जाता है। तो बताइए होने कैसे का जाता है। हो सकता है।
जी सर। बताइए जरा कैसे जाता है, जरा बताइए, समझाइए दर्शकों को। सर लोग तो डालते हैं मतलब बीजेपी को ही, लेकिन उसके बाद होता क्या है, ईवीएम चला जाता है स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम की चाबी होती है पुलिस के पास। पुलिस का 8 घंटे का ड्यूटी होता है। उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी के समय ये लोग जब गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी के नीचे वो बक्सा इधर से लेके आईपैक के दफ्तर में डाल देते हैं। और लोग पहले सोचते थे कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि ईवीएम तो सील पैक रहता है, उसमें रिबन रहता है, हर पार्टी का स्टैंप रहता है। तो पुलिस क्या करती है, वो तो रिबन भी तो सर बंगाल में ही बनता है। रिबन का क्या है, लोग नोट नकली छाप लेते हैं 100% असली की तरह, तो रिबन में क्या फर्क पड़ता है। तो रिबन भी बन सकता है। और आपका वो पार्टी का जो सील मोहर होता है, वो गाला जो चिपकाते हैं, वो तो बड़ा बाजार में खरीदने में मिलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये जाते हैं आईपैक के दफ्तर में, अपने मनमाने हिसाब से जहां जितना उनको बढ़ाना होता है फासला, तो वो वहां से बढ़ा के फिर ईवीएम आके स्ट्रांग रूम में ईवीएम चला आता है। ईवीएम जहां का था जैसे का तैसे वही फिर वैसे ही मिलता है। और जब खुलता है तो सब हिसाब किताब बदल जाता है इधर का उधर। जहाँ पे बीजेपी 20,000 से जीतने वाला होता है, वहां पे देखते हैं कि टीएमसी 20,000 से जीत रहा है, 25,000 से जीत रहा है। मनमाने तरीके से ये लोग चुनाव करवाते थे इतने दिनों तक। तो अब इस बार पता चलेगा। अगर अभी भी काउंटिंग का तो बाकी है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि काउंटिंग वो कुछ हेरफेर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं काउंटिंग बनेगा। मैं अभी काउंट बोलूंगा काउंटिंग, उस दिन रहना पड़ेगा काउंटिंग एजेंट को। एकदम रहना पड़ेगा, बहुत क्योंकि खतरनाक हो गया दादा। आपको याद होगा अभिषेक जी, 2024 में 12 बजे में ही संदेश खाली में और रेखा पात्रों को पीट पाट के वो गाड़ी से उन लोगों को भगा दिए थे। वहां के लोग सब दमदम में भी भगा थे, सब जगह भगा दिए थे। 2021 में 65 सीट्स पर तो 10 बजे ये लोग काउंटिंग सेंटर से भगा दिए थे बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को। एकदम एकदम एकदम। तो वो काउंटिंग वाला मामला तो अभी भी है। अगर काउंटिंग सही से हो तो टीएमसी तो एकदम इनका आप जरा मुझे भी समझाएं कि काउंटिंग में क्या घपले हो सकते हैं। सर काउंटिंग में तो मैंने तो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि भाई, क्योंकि इतने चुनाव मैंने करवाए हैं, लेकिन काउंटिंग में ईवीएम से कैसे घपला हो सकता है वो समझाइए। सर ईवीएम में तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो रिबन वाला जैसे रिबन डाल के उसके बाद उसमें कितना बैटरी परसेंटेज है वो डाल देते हैं, और सारे हस्ताक्षर होता है, जितने भी एजेंट का वहां पे हस्ताक्षर होता है। तो 2021 में मैंने खुद देखा है। आई वॉज पोलिंग एजेंट ऑफ बीजेपी देन। मैं 2021 में पत्रकारिता छोड़ के मैं पार्टी ज्वाइन किया था, सबको पता है, इसमें चोरी छुपे की कोई बात नहीं है। तो मेरा जो बूथ था नेपाल चंद्र हाई स्कूल का, मतलब नॉर्थ दमदम में, तो मेरे बूथ में मैंने जब मैं काउंटिंग के समय एजेंट था, मेरा जो पोलिंग एजेंट जो था बीजेपी का, उस बंदे ने बताया था कि वो बैटरी परसेंटेज वो 65 के आसपास का था जब उसने बंद किया था। तो हम लोगों ने जब वो ईवीएम खोला, मेरे सामने जो वो ईवीएम खुला, तो मैक्सिमम ईवीएम सब 90%, 85%, ये हो ही नहीं सकता है। ईवीएम सारा दिन काम करने के बाद उसका बैटरी 60% के आसपास होता है। कोई भी बैटरी 85% से नीचे नहीं था। तो उसी समय समझ में आ गया था कि जो होना था हो गया है भाई। उसके बाद तो 10 बजे के बाद हम लोगों को तो एकदम बढ़िया से झाड़ू पोछा करके निकाल दिए वो लोग, क्योंकि कैलाश पुलिस ने निकाला। नहीं, वो टीएमसी के कैडर ने मारपीट के निकाल दिया था उस समय। और पुलिस एकदम हाथ ऐसे करके वो पुलिस खड़ी थी, वो धृतराष्ट्र थे सब, उनको दिखता ही नहीं था कुछ क्या हो रहा है सामने में, किनका चीर हरण हो रहा है, कौन किसको पीट रहे हैं, कौन लूडो खेल रहे हैं। वो तो एकदम अंधे होके खड़े रहते हैं पुलिस। और मारपीट के भगाने का वो तो। और सबसे बड़ा ब्लंडर उस समय हुआ था 2021 में, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया था 12 बजे की ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको जीत के लिए बधाई। ये बहुत बड़ा डिमोरलाइज किया था हम लोगों को उस समय। और वो इस ट्वीट को चला के सारे चैनल पे चला के इस तरह का माहौल बना दिया 12-1 बजे कि कम से कम और 20-25 सीट हम लोगों को तो जरूर आता। बीजेपी 100-110 तक तो उस समय जरूर आता, लेकिन हम लोग 70 में, उस समय 77 में लुढ़क गए। अच्छा, तो इस बार क्या चेंजेस हैं भाई काउंटिंग में? सर काउंटिंग में तो इस बार आईपैक का कोई बंदा नहीं है एज एन एजेंट। आईपैक काउंटिंग में इन्वॉल्व भी नहीं है। और मैं नहीं मानता कि पूरा पुलिस निष्पक्ष हो गया है, क्योंकि जितना पुलिसिंग सिस्टम है उसमें तो इधर के बंदे उधर हुए हैं, लेकिन उनका मन तो बदल नहीं गया सबका। लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है, लेकिन वो लोग जो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएंगे, नीचे मतलब निचले तबके का पुलिस, जो अनआइडेंटिफाइड कैडर है टीएमसी के, तो सारे बदल जाएंगे ऐसा नहीं मानता है। लेकिन ये है कि इस बार बीजेपी का जो कैडर है वो लड़ेगा, क्योंकि उनके साथ सेंट्रल फोर्सेस है, उनका मोरल बहुत हाई है। तो अगर लड़ाई सही से हो मतलब काउंटिंग के समय, तब तो वो जो रिजल्ट होना चाहिए उसके आसपास तो बीजेपी जरूर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो
अभिषेक जी, आपके पास क्या सूचना है? फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ा जो मेरे पास सूचना है उसको। देखिए, सेकेंड फेज को लेकर के मैंने हावड़ा में बात की थी लोगों से कि क्या रुझान चल रहा है। तो बोला कि भाई यहाँ पर तो ज्यादा है नहीं, लेकिन आपने अपने कुछ शो में कुछ दिन पहले बोला था कि पहले राम फिर बाम। तो इसका इम्पैक्ट है। लेफ्ट में एक सेगमेंट है जो मानता है कि हम तभी रिवाइव करेंगे जब टीएमसी हटेगी, और टीएमसी को हटाने के लिए पहले राम जी के शरण में जाकर के प्रणाम करना पड़ेगा, उसके बाद वी कैन रिवाइव। एक बार टीएमसी खत्म होगी तो वी कैन रिवाइव, जस्ट लाइक कांग्रेस दिल्ली में जैसा सोची। बट ये कितना ट्रांसलेट हो पाएगा, इसीलिए मैंने बड़े मुश्किल से कहा एक और उसके बाद दो। बाकी जगह बीजेपी अच्छा कर रही है, चाहे वो पूर्वी बर्धमान हो, हुगली हो, नदिया हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले देख लेते हैं वहां वोटिंग कैसे होती है, उसके बाद ही स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना भी एग्जिट पोल 9:30, क्योंकि लंबा वोटिंग जाएगा। 6:30 बजे एग्जिट पोल देना संभव नहीं है बंगाल का, पॉसिबल नहीं या है। मुझे तो तो लगता है कि जिस प्रकार के मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस से, वो ये है कि भाई इस बार जो काउंटिंग होगा, तो वो काउंटिंग में एक बार तो पहले तो सीएपीएफ रहेगा आउटर में। वो किसी भी तरह का कोई आर्म्स वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एंटर होने नहीं देगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा है। और फिर ये जो है इस बार कंपल्सरी कर दिया, जो ऑब्जर्वर होंगे उन ऑब्जर्वर्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हर राउंड के बाद नॉर्मली मेरे हिसाब से एक राउंड में 15 से लेके 20 टेबल तक होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। तो वो 15 से लेके जो 20 टेबल जो भी होता है, तो वो हर राउंड के बाद उसका जो है वो 1/3 रैंडम चेकिंग करेंगे। ओके, टैबुलेशन। अच्छा, पहले क्या है कि वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह से करवा लिया करते थे, इस बार कंपलसरी कर दिया गया है कि ऑब्जर्वर साहब स्वयं हर राउंड के बाद में जो उनके पास जो जितनी भी टेबल्स हैं उसकी 1/3 या 1/3 या उससे ज़्यादा और रैंडम चेकिंग करेंगे। तो अब रैंडम चेकिंग में तो सबको पता है फिर कि रैंडम चेकिंग में अगर कोई पकड़ा गया तो कोई भी पकड़ा जा सकता है। तो वो रैंडम चेकिंग करेंगे और रैंडम चेकिंग करके ये देखेंगे कि भाई जो आपके ईवीएम में जो फिगर आ रहा है वही टैबुलेशन शीट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि पिछली बार ये भी कंप्लेंट थी कि साहब की ईवीएम में कुछ भी हो, टैबुलेशन शीट में कुछ भी लिख दिया जाता था। खास तौर से जब 12 बजे के बाद सबको मार-मूर के निकाल दिया गया, उसके बाद तो फिर पूरा खुला खेल था, जैसी मर्जी। और उसके बाद सबको पता भी चल गया था कि भाई टीएमसी जीत रही है। आप स्वयं कह रहे हैं कि साहब कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर दिया। हाँ, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। तो ये एक उस पे है। और फिर जो सीसीटीवी नेटवर्क है वो इस बार पिछली बार से आप देख ही रहे हैं कि सीसीटीवी नेटवर्क इस बार इतना स्ट्रांग था कि एक भी रीपोल नहीं हुआ और कहीं छापा भी नहीं पड़ा। तो छपा वोट नहीं पड़ा, कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुआ, लोग बाग जो है वो बिना डर के मतदान कर गए। अब 93% यदि मतदान हो गया तो आप किसको कहोगे, किसको रोका, किसको नहीं रोका? सही बात, सही बात। कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुआ। नहीं, फर्जी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर मिलान हुआ है इस बार। इस बार बहुत लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल अच्छे से फेयर वोटिंग हुआ है। बहुत लोगों से मैंने बात की है इस मुद्दे पे। फेयर वोटिंग को लेकर इस बार वोटिंग तो और फेयर हो रही है। जी, तो एक और मैं पूछता हूँ आपको कि मुझे इधर जो डीप वाली जो सीटें हैं, जैसे शुद्धशील जी ने गोसाबा जो है वो बीजेपी को दी है और बासंती में 50-50 है। वहाँ पे अरे बासंती नहीं जीतेगी बीजेपी, क्या सर? है बासंती नहीं जीतेगी, बासंती नहीं जीत रही बीजेपी, क्या सर? भाई, मेरे पास जो सूचना है वो तो मैं बताऊंगा ना। अच्छा, ठीक है। और एक और जो बड़ा काम किया है वो ये है कि जो पिछली बार इसमें
आपके जो काउंटिंग थी, वो काउंटिंग शायद 168 स्थानों पर थी। वो घटा के अभी 87 स्थानों पर कर दी गई है। वो 87 स्थानों की मेरे पास लिस्ट है पूरी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है साहब। उसमें आप ये देखिए कि कोलकाता में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 5 गणना केंद्र हैं, 5 ओके। कोलकाता में। और आपके उत्तर 24 परगना में 33 और 33 के लिए ये 8 केंद्र हैं। दक्षिण में 31 के लिए 12 केंद्र हैं। दक्षिण में सबसे ज़्यादा। और दक्षिण में आपको ये भी पता होगा कि डायमंड हार्बर के एसपी को छोड़ के बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर्स और ओसी और नीचे के जो हैं वो सब सस्पेंड हो गए। सब सस्पेंड हो गए, सब सस्पेंड कल हो ही गए। हो गए। हाँ, हाँ, सब तो सब वो डायमंड हार्बर में सबसे ज़्यादा वो रहता था ना कि साहब कि वहाँ पे तो टेप भी लग जाता है और वहाँ पे तो इत्र भी लग जाता है और वहाँ पे काउंटिंग भी अपने हिसाब से होती है। वो सारे के सारे सस्पेंड हो गए। उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया चारों तरफ। हुँ, फिर हावड़ा में आपके 16 सीटों में से 16 सीटें हैं और 4 और हुगली में 18 पे ये है 6। फिर है वो बंगाली में लिखा है तो पढ़ने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लगता है। फिर है आपके कूच बिहार। कूच बिहार में 9 पे 5, दार्जिलिंग 5 पे 3, फिर उत्तर दिनाजपुर ये है 9 में 2, अरे बाबा! दक्षिण दिनाजपुर ये 6 पे 2, अलीपुरद्वार 5 पे 1, कालिम्पोंग तो 1 ही है तो 1 पे 1 है। झारग्राम 4 पे 1, हुँ, पुरुलिया है 9 पे 3, पूर्व ठीक है। वर्धमान है आपके 16 पे 3, हुँ, पश्चिम वर्धमान है आपके 9 पे 2, नदिया है आपके 17 पे 4, मुर्शिदाबाद है 22 पे 6, मालदा है 12 पे 2, बीरभूम है 11 पे 3, बांकुड़ा है 12 पे 3, पूर्व मेदिनीपुर ये आपके 16 है, 16 पे 4 और पश्चिमी मेदिनीपुर 15 पे 4। ये लिस्ट है हमारे पास इसकी पूरी। ये आ गया है और इसलिए अब लग रहा है कि काफ़ी कुछ मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं और काउंटिंग में इस बार घपला नहीं होने पाएगा। और वो जितनी भी होपफुल है। ईवीएम की जो अफ़वाहें थी, आपके उसके सौमित्र खां जी जो थे, उन्होंने भी माफ़ी माँग ली कि साहब उनसे गलती हो गई थी। नहीं, वो इस तरह की उठती हैं, वो ईवीएम को लेकर के मैंने अपने शो पे भी बात की थी कि हाँ, ये तो गाज़ीपुर से भी उठ जाता है, पटना से भी उठ जाता है क्योंकि बहुत सारी डेमो ईवीएम वगैरह होती हैं, ठीक है, गाड़ियों में और जो प्रोसेस है मैं अभी भी मानता हूँ इलेक्शन कमीशन का वो बहुत ठीक है। अब 1-2 जगह कुछ वो आईपैक का सिस्टम जहाँ पुलिस, प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी अगर ये तीनों मिल जाएँ, पूरा सिस्टम मिल जाए, तब तो बदला ही जाएगा, तब तो हो ही सकता है। लेकिन अगर ये पूरा बताएँगे कि ये पंकज जी बताएँगे कि साहब की पुलिस न्यूट्रल हुई है क्या? आई डोंट बिलीव कि पुलिस न्यूट्रल हुई है। पुलिस जो है अभी डर डर के काम कर रहा है क्योंकि देखिए पुलिस का मैक्सिमम जो ऊपरी तबके का जो पुलिस था जैसे एसपी हो गया, सीपी हो गया, डीआईजी वगैरह, आईजी वगैरह, ये सब तो देखिए इन लोगों को तो बैठा के रखा है। लेकिन जो आईसी रैंक का पुलिस है, सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस है और होमगार्ड वगैरह है, सिविक वॉलंटियर वगैरह है, ये तो सर इधर का उधर हुआ है। सिविक वॉलंटियर को वैसे बैठा के रखा है, सिविक वॉलंटियर काम नहीं कर रहे, लेकिन होमगार्ड भी काम नहीं कर रहे। लेकिन
जो आईसी रैंक का पुलिस है, सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस है, उन लोगों का तो सिर्फ तबादला हुआ है। इधर का आदमी उधर जाके कोई मतलब साधु बन जाएगा, ये तो सर मैं बिलीव नहीं करता। जो चुनाव आयोग के मतलब नजरदारी में जो हो रहा है, उससे थोड़ा सा वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा भी चांस मिल जाए इधर उधर करने का तो वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो देखिए टीएमसी आने के बाद उनका बहुत हफ्ता वसूली बढ़ गया है बहुत जगह से। पहले क्या होता था, नेता लोग कमाते थे, अब क्या होता है कि पुलिस पूरा तोला उठाती है, पुलिस उसको बांटती है कि नेता को कितना मिलना है, लोकल नेता को कितना मिलना है, थाने में कितना रखना है, सब इंस्पेक्टर को कितना मिलना है, कांस्टेबल को कितना मिलना है, कालीघाट में कितना पहुंचाना है, सारा वो थाने में ही मतलब होता है। तो जिसके वजह से इतना कटमनी, अगर बीजेपी आ जाएगी या कोई भी सरकार बदल जाए तो उनको भी तो लगता है कि भाई मेरा धंधा तो कुछ ना कुछ तो चौपट तो जरूर होगा, इतना तो खुल्लम खुल्ला ना पहले होता था, ना भूतो ना भविष्यति, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अब जैसे आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे बालू का तस्करी जबरदस्त चलता है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, यहाँ बालू इतना ज्यादा महंगा मिलता है कि उड़ीसा से भी लोग बालू जो वहां जो लीगली काम करते हैं वो भी चाह रहे हैं कि बंगाल में उनका बालू बिके। उड़ीसा से बंगाल में बालू तस्करी होता है, तो ये बुरा लत लगा दे रहे आसपास के राज्यों में भी, जिसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि पुलिस पूरा न्यूट्रल हुआ है। हाँ, ये है कि पुलिस को अब चुनाव आयोग के अंदर काम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, लेकिन चांस मिलेगा तो वो चांस पे डांस करना नहीं छोड़ेंगे। चांस पे डांस। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपके नदिया और उत्तर तेलंगाना में अगर सीटें अच्छी आ जाती हैं और कोलकाता तो निकल जाएगा, फिर मामला तो फिर तो चुनाव निकल जाएगा। अगर वो जैसा हम लोगों ने बताया आपको या अभिषेक जी ने जो भी आंकड़ा लगाया है, उससे 160 170 तक तो नहीं रुक रहा है, उसके ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल जी जी अभिषेक जी, अगर क्या है काउंटिंग ठीक से रहे तो 160 170 तो जरूर होना ही है। बीजेपी नदिया, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता रीजन, हुगली, पूर्वी वर्धमान, यहाँ तो ठीक कर ही रही है ना। एकदम साउथ 24 परगना में एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग जो कहते हैं कि 90 सीट पर मुस्लिमों का डोमिनेंस है, प्रभाव है, वो प्रभाव है, लेकिन मुस्लिम 100% वोट करके सिर्फ 43 सीट जिता सकता है, दैट्स इट। यही तो हुआ है ना कि आप जो ये 93% देख रहे हो, ये 93% खाली मुसलमानों के वोट करने से थोड़ी हुआ है। मुसलमान तो पहले भी अच्छी खासी मात्रा में वोट दिया करते थे। बिल्कुल। जो कह रहे हैं लोग भी, जो आप कह रहे हैं कि पहले मुसलमान जो अकेला जो है वो 90% करता था और हिंदू जो थे वो 75% करते थे। इस बार उन्होंने मैच किया, इस बार मैच किया है और बहुत अच्छा मैच किया है, हर जगह मैच किया है। तो यही डर है ना कि अगर ये, इसीलिए मैं डर रहा हूं सेकंड फेज के बारे में अभी कुछ भी बोलने में, क्योंकि आई डोंट नो जो लहर है और जिस प्रकार का एंगर है, वो अगर एंगर कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या पता कि ऐसी सीटें जीतते हुए देखे बीजेपी को 2500, 3000, 5000 के मार्जिन से, जो हमने नहीं सोची हो, अगर इस तरह की वोटिंग हो जाए तो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी इन जगहों पे अच्छा तो कर ही रही है, तो टीएमसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि पिछली बार की तरह 142 में इसमें 123 जीत गई थी, इस बार तो नहीं होने जा रहा वो। जी देखते हैं साहब, बशीरहाट गए आज धीरेन्द्र जी। हाँ, जानते हैं। ठीक है, बशीरहाट तो मजबूत गढ़ है टीएमसी का भी, मुसलमानों का भी। बशीरहाट तो है ही, लेकिन अब बशीरहाट होते होते अगर वो संदेश खाली चलेगा तो फिर पता चल जाएगा रियलिटी। कह रहे हैं संदेश खाली भी जाना है मुझको। हाँ, तो बस चले जाए, खाली भी जाएगी। तो अब ये चर्चा को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं और 2-3 दिन बाद फिर नोट्स एक्सचेंज करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और पंकज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आए हैं आप जयपुर डायलॉग्स पे। अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।